हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर वो मैं पूछ रहा था असाइनमेंट कैसे करना है। सर आपने जब बताया था ना, मैं तो इसी सीखा हूँ डाउट क्या स्कूल है? का। पूछो, डाउट क्या है? असाइनमेंट करने का है, जैसे लिंक आपने भेजे वो ओपन करना है तो एक गेम आ रही है प्ले करने को। अब बस वो बनानी है पाइथन में। वो गेम बनानी है सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। एप्पल के ऊपर बनानी है तो शेयर करके कोड को, जो असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ ओके है सर, वहाँ पे डालो। वो तो पता है सर। बस ये नहीं पता था क्या करना है। फिर उसको गेम बनानी है। यस आर्यन, क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन योर डाउट। If you will open the links provided in the assignment, in the link 1, the complete description of the game is there. In the link 2, there is a RAPL code link where whole instructions and the necessary information is there. Okay? बता तो दिया है। चलो रिवाइज करते हैं, इतने बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Sir, am I audible? यस। तो सर जैसे ब्लैक जैक गेम में ज्यादातर टाइम लाइक एक प्लेयर के पास एक बैलेंस भी होता है ना, लाइक फॉर क्रेडिट्स या फिर हाँ जी, वो IRL भी मनी। रहेगा आपके पास। तो लाइक आपने वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी अच्छा नहीं वो है भी रैपल के ऊपर? सर रैपल का मुझे लिंक लगा खोला था था लाइक आपने? उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं सारी ऑलरेडी। अच्छा जब आप उसको समझा। खोलोगे ना, उसके अंदर लिखी हुई है भी कितना बैलेंस रहेगा कस्टमर के पास स्टार्टिंग में, क्लाइंट के पास, जो प्ले करेगा। ओके सर, है ओके ना? थैंक यू उसके सर। अंदर आप एक बार रीड करोगे ना, ट्राई करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ओके थैंक यू आपने खोला था, लिंक खोला था रैपल का? हाँ सर खोला था, बट ये मैं लाइक बैलेंस को उसके उतना मैं अंदर ठीक से नहीं याद सारी किया था। मैं इंफॉर्मेशन बस जो है वो लिखी हुई है वहां पर। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अगर फिर भी यस कोई सर, डाउट थैंक हुआ यू तो सर। बता। ओके सर। मेरे ख्याल से 1000 शायद डॉलर्स कुछ ऐसे करके है। देख लेना वहां पे। कुछ इसी के आसपास। ओके सर। कल वाला टॉपिक जो है लीनियर एरे, उसको हम रिवाइज करते हैं, इतने बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। देखो, what we have done yesterday, we imported one random as Aaron, NumPy library as NP, Pandas library as PD, Seaborn library as SNS. Then after we also added matplotlib.pyplot as a PLT. तो इसमें हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि वी हैव टू design a model using data. So we have to understand the data very very carefully. डेटा को के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, किसको रखना कैसे है, इसको चेक कैसे करना है, इसको एनालाइज कैसे करना है, इसको कैलिब्रेट कैसे करना है डेटा को, ये सारी चीजें आती है ना। उसमें से तो एक जो स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको रखना कैसे है। इसको रखेंगे हम वेक्टर्स में। वो हमें बताता है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा ये चीज बताता है कि इसको रखना कैसे है डेटा को, और कैसे इसके अंदर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पाइथन के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूबर नाम के फंक्शन से, जो कि प्लॉट का फंक्शन है, क्योंकि हम प्लॉट कर रहे हैं इसको।
अदरवाइज अगर हमने प्लॉटिंग नहीं करनी तो इसको हम वेरी इजीली, अगर हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, शो नहीं करना, तो कैसे करेंगे? तो वेरी इजीली वी कैन डू इट विद नम एरे, एनपी एरे। ठीक है, numpy का जो एरे है उसके अंदर इसको बड़ी आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर हमने इसके अंदर ज्यादा प्लॉटिंग का ही देखा था, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डेटा को कैसे मैनेज करते हैं numpy के अंदर। तो कीवर्ड के अंदर हमने क्या किया, हमने पहले इसको एक्सेस दिए कि एरो कहाँ से स्टार्ट होना है। ठीक है, एरो कहाँ से स्टार्ट होना है और किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। अगर तो इसको पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज देंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करेगा कि इस डायरेक्शन में इसने जाना है, अदरवाइज ये नेगेटिव की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर इसको शो कर दिया हमने। देन आफ्टर हमने क्या किया, एक हमने पूरा का पूरा वेक्टर, वन वेक्टर हमने डिफाइन किया प्रॉपरली ना। यहाँ पर हमने सिर्फ कीवर्ड को डिजाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, कीवर्ड को डिजाइन किया, सिर्फ इंडिकेट किया था कि किस तरफ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो एस एन एस डॉट सेट, ये किसका है, सी बॉन्ड का फीचर। सी बॉन्ड का अगर फीचर यूज करते हो एस एन एस डॉट सेट, तो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ग्राफ के अंदर प्राइमरी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको अप्लाई करने के लिए। यही फायदा है ना सी बॉन्ड का। सी बॉन्ड ने क्या किया, सी बॉन्ड ने क्या किया देखो, या इसने ये ऐसे प्लेन पेपर के ऊपर पॉइंट्स बनाए और ग्राफ को बना दिया। हमें साथ में इसका कार्टिजन्स भी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। तो हमने जस्ट एक छोटा सा सिंटेक्स यूज किया है, सी बॉन्ड का डॉट सेट। सेट ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया अपने आप। और जब इसको हमने ड्रॉ करके देखा तो अपने ग्राफ के अंदर ये अपने आप आ गया सारा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सब विजिबल हो गए, हमें पता लगने लग गया कौन सी लाइन किधर को जा रही है। फिर हमने कीवर्ड के अंदर जो जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, कि जो एक्स वाई है ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है इसका, कि कहाँ से इसने शुरू होना है, एरो ने, वेक्टर ने। और यू भी बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, यू क्या बता रहा है, डायरेक्शनल कॉम्पोनेंट्स हैं। यू बता रहा है इसका स्केलर यूनिट्स की किस तरफ डायरेक्शन है इसकी, और इसका एंगल किस तरफ है, एक्स वाई। बस उसके बाद क्या है, इसका स्केल बता दिया हमने, इसकी स्केल कौन सी यूनिट पे लेके चल रहे हैं हम। स्केल तो आपने देखा होगा ना, जैसे नॉर्मल हम ग्राफ बनाते हुए स्केल देखते थे, वही वाली स्केल है। कलर हमने रेड कर दिया इसका। ठीक है, फिर हमने दो वेक्टर्स को इकट्ठे बना के देखा। हमने बेसिकली अपने ये वाले सारे जो टास्क थे, जो हमने वेक्टर्स के टास्क हमने देखे थे यहाँ पर, कि दो वेक्टर्स हमने बनाए हैं, इनको प्लस किया, तो ये वाला वेक्टर पाइथन के अंदर कैसे बनाएंगे हम, कोलैब के अंदर कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या किया है, इसके अंदर हमने देखा कि हमने इसको अलग अलग कलर दिए, और ये जीरो से स्टार्ट होके एक तरफ चला गया। इसके अंदर एक चीज और भी हमने, हाँ इसी के अंदर एक्चुअली चेंज कर दिया था कोड को। इसमें हमने ये भी देखा था कि अगर बाई चांस हमने एक ही डायरेक्शन में जाना है, मान लो कि इसको
एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स दिखाने, तो ये ओवरलैप कर जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट ग्राफ है, जो फर्स्ट वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे देते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर हमने बस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस की। एक वेक्टर ले लिया, क्यूवर ले लिया, क्यूवर ही बोलेंगे अब इसको तो, ठीक है, क्यूवर से याद रह जाएगा। एक क्यूवर ले लिया, फिर हमने सेकंड क्यूवर लिया, वेक्टर लिया, फिर हमने थर्ड क्यूवर वेक्टर लिया। उसके बाद इनकी हमने ग्राफ लिमिटेशन दे दी। एक्स लिमिट और वाई लिमिट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स लिमिट और वाई लिमिट बताती हैं कि ये 8 से लेके 8 तक जाएगा, -8 तक, ठीक है, और यहाँ पे +8 तक। ये एक्स एक्सिस की डिमेंशन बता रहा है, ये वाई एक्सिस की डिमेंशन बता रहा है। ठीक है, ये आपको देनी पड़ेंगी, नहीं तो ग्राफ जो है आपको इस तरह से विजिबल होगा जैसे इनफाइनाइट होता है ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद मूविंग फर्दर, हमने इसके बाद क्या किया था, प्लस ऑपरेशन देखा, माइनस ऑपरेशन देखा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखा, है ना, स्केल विद स्केलर। तो बस यही किया था हमने कल, इसको मल्टीप्लाई किया था। ये हमने माइनस किया, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसका देखा कि ये इसके एक्सिस आ रहे हैं 0 0 0। एक चीज याद रखना, जो अपने प्लॉटिंग के फीचर्स हैं वो माइनस प्लस माइनस नहीं करेंगे। ऑपरेशंस तो हमें वेक्टर्स के अंदर ही करने पड़ेंगे, नंपाई के अंदर ही करने पड़ेंगे ऑपरेशंस। जो उन ऑपरेशंस की आउटपुट है वो हम कीवर्ड के अंदर डाल के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्लॉटिंग हम अलग से करेंगे, इट इज ए सेपरेट मॉड्यूल। ठीक है, अभी तक हमने बीच में कुछ नहीं किया, प्लॉटिंग के साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं की। ठीक है, ये पीएलटी है किसका, किसका वेरिएबल है ये, किसका ऑब्जेक्ट है ये, याद रखो, ये मैट प्लॉट, हाँ मैट प्लॉट लाइब्रेरी का है। वेरी गुड, वेरी गुड विद्या। ठीक है, इसको यूज करना है हमने। हो सकता है सीबॉन के अंदर भी ये बन जाए, वो हम देख लेंगे लेटर ऑन, जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे काफी। एक बार हम सारी बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। उसके बाद हमने सेम वेक्टर को, v1 वेक्टर लिया, इसी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो हमने देखा जो आंसर आएगा 4 6 आएगा। ठीक है, 4 6 आएगा। इसको रीड ऐसे कर सकते हैं ना, 4 6। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, एक हमने कीवर्ड बनाया, उसको हमने 2 3 रख दिए कोऑर्डिनेट्स। जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4 6 हो जाएंगे। पर इसके अंदर ओवरलैपिंग आ रही थी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर आगे फर्दर मूव कर रहे हैं ना, दो दो पॉइंट्स। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, बट अदरवाइज यू कैन रिप्रेजेंट अदर वे ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि हमने फाइनल रिजल्टेंट ही दिखाना होता है। फिर उसके बाद फिर हमने 0.5 से, -0.5 से इसको मल्टीप्लाई किया। जब 0.5 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले वो पॉजिटिव था, उसको नेगेटिव कर दिया। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर भी ऑपोजिट साइड में चला जाता है ना, पॉजिटिव साइड में चला जाता। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट को समझा कि वेक्टर्स की हमने डॉट प्रोडक्ट कर दी। दो वेक्टर लिए, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी। ये हम पहुंच गए यहाँ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, जैसे एक वेक्टर है, उसकी डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे तो इस हिसाब से उसकी डॉट प्रोडक्ट होगी, 2 × 4। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपनी होती है वैसे ही होगी इसकी। इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन, 2 × 4, 3 × 4, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया इसका।
उसके क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने इसका। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। तो उसके लिए होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद साइन थीटा, जो एंगल है, एंगल बिटवीन बोथ। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट छूट की, ये वाली। इसके अंदर हमने ये चीज अंडरस्टैंड की थी, अगर दो वेक्टर्स का, ये जो थीटा इन दोनों एंगल्स के बीच में है, अगर इन दोनों एंगल्स के बीच में जो थीटा है उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको सिमिलर कहेंगे कि ए वेक्टर इज सिमिलर टू बी वेक्टर। जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स रन करेंगे ना, वहां पे ये काम आएंगी नॉलेज। ठीक है, अगर यहीं पे समझ लोगे तो वहां पे इंप्लीमेंट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है कि ए की प्रोजेक्शन, अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना दे बी के ऊपर, स्ट्रेट लाइन, तो 90 डिग्री का एंगल, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ए इज प्रोजेक्शन ऑन। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके लिए ए का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करना पड़ेगा, या हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सीधा यूज कर लेंगे। इसको हमने कैसे किया मैथमेटिकली, ये रहा प्रोजेक्शन वाला। क्रॉस के लिए तो एनपी डॉट क्रॉस ए बी पास कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ठीक है, और अगर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करके उसको डिवाइड कर देना है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, फिर उसको वी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, कि वो कहाँ पे लाई करेगा पॉइंट, वो लाई करेगा -11.2 टू 8.4। बस फिर अलग अलग ऑपरेशन करके देखे हमने, शेप प्रिंट करके देख ली, इसकी डायमेंशन चेक करके देख ली, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख ली हमने, जीरोस प्रिंट करके देख लिए, वंस आइज, ये हमने पहले भी किया हुआ है काफी बार। फिर रैंडम दो मैट्रिक्स बनाई, इनकी शेप चेक करके देखी हमने, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखी। मैट्रिक्स की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, हमने देखा था कि जो डेटा अपना, वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेते हैं। हमने किया था ना हाउस प्रोडिक्शन वाला, आइरस वाला, डिजिट वाला, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ ऐसे मैट्रिक्स होगा, इसलिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन सीख लिए हमने, मल्टीप्लाई कैसे करना है इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई का कैसे करना है ए कॉमा बी को, क्या था मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई, ये नहीं, ये रहा, एन एन पी डॉट मैट मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। ठीक है, हाँ, मैट मल्टीप्लाई, ये हमने अब भी देखना है, अभी पेंडिंग अपना ये, कि डॉट प्रोडक्ट से भी सेम क्यों आ रहा है आंसर। वैसे तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही होती है डॉट प्रोडक्ट। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्टैटिस्टैटिक्स, जो अब से शुरू हो जाएगा और एंड तक ये चलता रहेगा टॉपिक स्टैटिस्टैटिक्स का, तो इसको हमने बहुत ध्यान से समझना है। स्टैटिस्टैटिक्स क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास डेटा है काफी सारा, उसके ऊपर हमने ऑपरेशंस लगाने हैं, उसके कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्शन करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टैटिस्टैटिक्स हैं। अलग से एक मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है स्टैटिस्टैटिक्स, जिसके अंदर हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, देखते हैं सारी चीजें। तो टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले हैं ये हम रिवीजन में देख लेंगे बाद में, अभी एक बार हम कवर करें।
चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ डेटा। सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों चाहिए? अगर मान लो अपने पास पूरी इंडियन टीम का डेटा है, हमने उसमें से बेस्ट प्लेयर फाइंड करना है, और बेस्ट प्लेयर भी हमने ऑल ओवर द लाइफ टाइम नहीं फाइंड करना, हमने किसी 5 इयर्स या 10 इयर्स के टाइम स्पैम में फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? वी हैव टू यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पर क्यों करना है ये अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा में, मान लो सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स कम क्यों हुई है लास्ट ईयर चेक करने के लिए, या स्टूडेंट्स का डेटा है उसमें कुछ स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है हमने कि कुछ स्टूडेंट एब्सेंट कब था, उसकी अटेंडेंस कम है या नहीं है, तो वो क्या चीज़ है, वो सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स हैं। किसी का ग्राफ हमने डिजाइन करना है ना, तो ये वाली डायग्राम से अपनी स्टोरी सारी स्टार्ट होगी। एंड दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आप इतना कंफर्म करो कि आर यू एबल टू रीड द कंटेंट ऑन दिस स्लाइड। वैसे आपने रीड नहीं करना, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, पर फिर भी साथ साथ विजिबिलिटी है ना आपकी, ट्राई टू। सो जो है एब्सेंट है या प्रेजेंट है? जतिन, शुमन, ठीक है सोचो। सोचो, इसको समझो अच्छे से, कंफर्म करो कि बाकी भी जो सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट हो। ठीक है, सारे प्रेजेंट हैं। अब समझो इसको, जो डेटा है वो काफी तरह का हो सकता है, पर जो हमें हमें चाहिए, हमने वो चीजें इसके ऊपर ध्यान से लिख ली। डेटा जो है वो दो तरह का होगा, एक तो कैटेगरिकल, एक न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरिकल, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था हमने, है ना। कैटेगरी जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोई कैटेगरी होगी। न्यूमेरिकल जिसके अंदर कोई वैल्यू होगी, जैसे कि डिजिटल वैल्यू 1 2 3 4 0.5 0.7। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा के अंदर क्या होगा, मोस्टली 99% ये डेटा जो है इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, किसी केस के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, पर वो एज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होंगी, वो एज ए यस नो या उसकी अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, अब जो कैटेगरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा है, इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्वालिटेटिव डेटा किसको बोल सकते हैं? किसको बोल सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा? हाँ, अदर नेम ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैटेगरिकल डेटा? अभी बताया, ध्यान से सुनना उसको। क्वांटिटेटिव डेटा, जो क्वांटिटेटिव डेटा, सॉरी क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा है क्वालिटी। कैटेगरी मींस क्वालिटी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब कि अ, विशेषता, विशेषण, विशेषता, समथिंग लाइक दिस। तो वो कैटेगरी होगी कि अगर किसी के
जो हेयर है वो रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, ये क्या बता रहा है? हेयर की क्वालिटी, कि हेयर किस तरह के हैं, तो वो होगा अपना कैटेगरी डेटा। ये क्यों पढ़ रहे हैं सारा कुछ हम? हाँ, एडजेक्टिव सारा क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि यहीं से हमें पता लगेगा कि हमने मॉडल कौन सा लगाना है मशीन लर्निंग का। ये मैथमेटिक्स नहीं है। इसको ये मानो कि मशीन लर्निंग के जो कोर टॉपिक्स हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। अगर से इसको अभी से अगर नहीं समझोगे तो आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा मॉडल लगाना है, डेटा को रखना किस कैटेगरी में है। ठीक है, ये सारे डाउट्स ही बन के रह जाएंगे। तो इसको यहीं पे क्लियर करते रहो साथ साथ। अगर कुछ है तो अनम्यूट करके डिस्कस करो। फिर हमने जो डेटा है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी हमने। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ये स्लाइड्स शेयर नहीं होंगी आपके साथ, तो अपना साथ साथ लिखते रहना इस चीज को। जो नंबर 1 चीज है वो है मेजरमेंट। क्या हम मेजर कर सकते हैं? क्या हम कैटेगरिकल डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को, जैसे कि मान लो किसी के हेयर हैं, रेड ब्राउन ब्लैक हैं, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं कि उसके हेयर जो हैं वो कितने रेड है, कितने ब्राउन है, कितने ब्लैक है? नो। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरिकल डेटा नहीं होल्ड करता। दूसरा कि ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा छोटा, जिसका हम बता सकें कि इसके बाद क्या आएगा, समथिंग रिलेटेड टू सॉर्टिंग ऑल्सो। ठीक है, वो नहीं कर सकते हम। इसके अंदर हम नहीं बता सकते कि ब्लैक हेयर ज्यादा बड़े होते हैं या ब्राउन हेयर ज्यादा बड़े होते हैं। मान लो किसी पर्सन के कुछ हेयर ब्लैक हैं या कुछ ब्राउन, हम ये तो नहीं बता सकते कि ब्लैक हेयर्स जो है वो लॉन्ग ही होंगे। ठीक है। तीसरा है इक्वी डिस्टेंस, हम उसके आपस का डिस्टेंस नहीं बता सकते। आपस का डिस्टेंस, जैसे दो मोबाइल हैं उसके आपस का डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि एक बड़ा एक छोटा है। हम ब्लैक कलर का ब्राउन कलर से कोई आपस का डिस्टेंस नहीं बता सकते। इसके अंदर आपने हेयर की लेंथ वगैरह के ऊपर नहीं स्ट्रक होना, आपने उसके कलर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो उसकी लेंथ है वो किसी और तरह का डेटा, वो न्यूमेरिकल डेटा है। बट हेयर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक कलर हैं जो, या किसी कार के कलर्स हैं, वो क्या है? वो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटी को बता रहा है, वो कैटेगरी को बता रहा है उसकी। फिर ऑन द ऑपोजिट साइड न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? ये होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, इसको अब आगे डिस्कस करते हैं, लाइक की वेट। अब पहले हम इसको देख लें। नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा, ये कैटेगरिकल डेटा की दो अलग अलग अपनी टाइप्स हैं। पर नॉमिनल डेटा होता क्या है? बताओ, अगर किसी को पता है, कल थोड़ा सा कवर किया था हमने इसके बारे में। वैसा डेटा जो ना कि, जो 4 प्रॉपर्टीज हमने बताई थी उनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती, यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसको मेजर ना किया जा सके, जिसकी कोई सॉर्टिंग या ऑर्डरिंग ना की जा सके, जिसका इक्वी डिस्टेंस ना बताया जा सके, ना ही कोई मीनिंगफुल जीरो हो उसकी। हम ब्लैक कलर का जीरो बता सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है? नहीं। उसके बाद इसकी सिर्फ ग्रुपिंग की जा सकती है। ग्रुप कर सकते हैं कि हाँ ये ब्लैक्स का ग्रुप है, ये वाइट ब्राउन्स का ग्रुप है, ये ऐसे कार्स का ग्रुप है, ऐसे करके हम इसको अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं? नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? बताओ, ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? ऑर्डिनल डेटा क्या हो सकता है आपके हिसाब से?
हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे ना, पर्टिकुलर नेचर, ऑर्डर्ड, ठीक है संजय, वेरी गुड। वो सिर्फ ही सिर्फ सेकंड जो अप्रोच है उसको सिर्फ, हाँ वेरी गुड, रिप्रेजेंट कैटेगरी विद ऑर्डर, जिसकी कैटेगरी तो हो और वो साथ में कोई ऑर्डर भी हो। कैसे? जो 4 प्रॉपर्टीज हमने मेजरली डिस्कस की थी ये सिर्फ सेकंड वाली ही रखेगा। सेकंड वाली कौन सी है? ऑर्डर। एग्जांपल दो ऑर्डिनल डेटा की, ऐसे एग्जांपल दो जिसमें आप बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, कि नॉमिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है, क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी। बताओ क्या एग्जांपल हो सकती है। कहाँ गायब हो गए? कलर ऑफ फ्रूट्स नॉमिनल की, ठीक है। ऑर्डिनल की प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, वेरी गुड। स्टेटस लाइक लो मिडल अपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स क्या है? इसके अंदर हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट के अंदर क्या वैल्यूज के भी लेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यूज को नहीं, है ना। और दूसरी एग्जांपल क्या है? लो मिडल अपर क्लास, जैसे LIG हाउसेज होते हैं, HIG हाउसेज होते हैं, उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसको। तो वो ऑर्डिनल काइंड ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। अब कैटेगरिकल डेटा है जो है उसके लिए हम, अगर हमारे पास, हमें पता लग गया कि हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है, तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे? हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे वहां पर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है कैटेगरिकल डेटा के ऊपर, जहाँ पे क्वालिटी को बताया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे क्वांटिटी को बताया जा रहा है वहां पर हम लगाएंगे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, और जो लीनियर रिग्रेशन है ये फर्दर दो तरह का होता है बेसिकली। कहीं कहीं पे ना लीनियर रिग्रेशन को इंटरवल और रेशो डेटा में भी डिफाइन किया गया है, कहीं कहीं पे, कई की बुक्स के अंदर। उन्होंने जो दो कैटेगरी बताई है न्यूमेरिकल डेटा की या क्वांटिटेटिव डेटा की, वो इंटरवल डेटा और रेशो डेटा बनाया गया है। इंटरवल डेटा कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू, जिसकी कोई स्टार्ट वैल्यू हो एंडिंग वैल्यू हो, ये सारी ये सात की सात प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी होल्ड करता है, ये सारी लिखी है। बस इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी नहीं आती 4 नंबर वाली, ऑर्डरिंग नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर नहीं कर सकते इसके अंदर हम। उसके बाद फिर रेशो। रेशो डेटा क्या होता है? जैसे कि ऐसा डेटा जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हो, बस इसके अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा कुछ भी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव जैसे डिस्टेंस है एक चीज का दूसरी जगह से कोई डिस्टेंस, तो वो रेशो में हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है, पर वो नेगेटिव नहीं हो सकता कि -5 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया आज, ऐसे नहीं ना हो सकता। सेम हेयर, ये नेगेटिव हो सकता है, उसका ऑपोजिट है ना रेशो का।
कि नेगेटिव हो सकता है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर हम माइनस में ले सकते हैं। टेम्परेचर इज द एग्जांपल ऑफ इंटरवल डेटा, कि इस टेम्परेचर रेंज से लेके इस टेम्परेचर रेंज तक टेम्परेचर वेरी करेगा। ठीक है। कॉन्टिन्यूस क्या है कि डिस्टेंस है, इंक्रीज हो ही जा रहा है, आगे आगे इंक्रीज हो ही जा रहा है। तो फर्दर जो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में बताओ। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट वैल्यूज, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, जैसे कि 20, 30, ये पॉइंट्स में नहीं जा सकता कि आगे आगे फर्दर, जैसे 20 और 21, अगर 20 होगा या 21 होगा, इसके बीच में ये नहीं है कि इसने बीच में भी पॉइंट्स बना लिए, 21 पॉइंट, 20.2, 20.3, फिर उसके फर्दर पॉइंट्स हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, उसके बीच में पॉइंट्स में डेसिमल्स में भी डेटा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस दोनों में। हाँ, जो डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट डेटा कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस डेटा कैन बी प्रिसाइज्ड। ये जो है इसका सेकंड डिफरेंस है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये पॉइंट्स के अंदर है, तो ये प्रिसाइज, कॉन्टिन्यूस डेटा कैन बी मेड मोर प्रिसाइज। ठीक है, उसका नेचर कैसी होगी इसकी, वी कैन काउंट दिस, कि अपने पास 10 वैल्यूज हैं, अपने पास 10 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, इसको हमें मेजर करना पड़ेगा मेजरिंग टेप के साथ, वेट मशीन के साथ। वी हैव टू मेजर द कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। पर अगर काउंटिंग की बात आ जाती है तो वहां पे डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा आ जाएगा। देन आफ्टर, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो डिस्क्रीट को हम बार चार्ट और पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्क्रीट को। पर जो कॉन्टिन्यूस है डेटा, उसको स्कैटर या हिस्टोग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी इसको बार चार्ट या पाई चार्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि डाटा जो है वो पॉइंट्स के अंदर है, डेसिमल्स के अंदर है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे हिस्टोग्राम यूज करना है, कहाँ पे बार यूज करना है। इसको रिवाइज करो हल्का सा, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे मूव कर रहे हैं। जस्ट 2 मिनट इसको रिवाइज करो, अगर कोई डाउट लग रहा है तो उसको पूछो। इट इज इम्पोर्टेंट, सो कुछ पॉइंट अगर नोट भी करना है तो नोट कर लो। जहाँ पे जब हैंड्स ऑन स्टार्ट होगा, उस टाइम के ऊपर ये नॉलेज बहुत काम आएगी फिर, बैक ऑफ द माइंड में डिसीजंस लेने के लिए। रीड आउट करो, मैं भी इसको देख रहा हूँ कि पॉइंट कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं हो गया।
ने आप भी इसको रिवाइज करो। देखो फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही हमें पता लग गया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ पे लगेगा, लीनियर रिग्रेशन करे कहाँ लगेगा। हाँ ये क्या होते हैं, तो ये हम बाद में देख सकते हैं, है ना। 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ जी, ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੀ, ਆ ਲੈ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। चलिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए हो गया रिवाइज, चलें आगे। अब देखो कि अगर कुछ आपका कहीं पे भी मिस होता है तो एक इसकी लिंक डाल रहा हूँ, अगर फ्री टाइम होगा ना, जैसे हम कुछ फेसबुक या कुछ चल रहे होते हैं तो उस टाइम के बीच में हम वो कर सकते हैं।
अगर नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, फ्री टाइम में जैसे टाइम पास करना हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छी मिल जाएगी इनकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। बस हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। नॉमिनल डेटा, कैटेगरिकल डेटा कौन सा होता है, जो क्वालिटी को बताता है। न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है, जो क्वांटिटी को बताता है। चार मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी डेटा के, कि मेजर किया जा सकता है, ऑर्डर हो सकता है, इक्वी डिस्टेंस है, मीनिंगफुल जीरो है। अब जो मीनिंगफुल जीरो वाली बात है, क्या मीनिंगफुल जीरो इसकी होगी कॉन्टिन्यूस डेटा की, बताओ। ये तो रह ही गया डिस्कस करना, मीनिंगफुल जीरो। फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। क्या मीनिंगफुल जीरो होगी डिस्क्रीट वैल्यू की और क्वांटिटी वैल्यू की? कौन से चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके अंदर होंगे? डिस्क्रीट के अंदर कॉन्टिन्यूस जीरो होगी, मीनिंगफुल जीरो होगी। मीनिंगफुल के अंदर जीरो वैल्यू में मिलेगी कोई? चलो इसको देखना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे ये क्वेश्चंस। जीरोस के बारे में जो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में कैसे कैसे होंगे, या होंगे या नहीं होंगे, रिलेट करते हैं ये इससे कि नहीं करते। ठीक है, चलो आगे मूव कर रहे हैं अब हमने जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स है उसके मेथड देखने। अभी हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा क्यों देखा था हमने, कि किस तरह का डेटा है, उससे हमें काफी आइडिया लग जाएगा कि मॉडल कौन सा यूज करना है मशीन लर्निंग का। अब हमने देखना है कि टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी क्या क्या टाइप है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और दूसरी टाइप क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, डेटा की डिस्क्रिप्शन होगी ज्यादा। पेज में स्लाइड हो, ठीक है। डिस्क्राइब द डेटा, डेटा को डिस्क्राइब करेगा बेसिकली। जैसे हम बोल देते हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। यहां से आप समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस है। इसको एनालाइज करना, इससे कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना हमने। हमने ना ही कुछ मॉडल बनाना है, ना ही कुछ प्रिडिक्शन करनी है, ना ही हमने कुछ इन्फ्रेंस देनी है। कोई इन्फ्रेंशियल नॉलेज नहीं आएगी इसमें से। सिर्फ ही सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, कि डिस्क्राइब कैसे करना है डेटा को। जैसे मान लो कि हमने क्या हम क्रिकेट मैच का जो डेटा है उसको प्रेडिक्ट करके ये बता सकते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर है, मान लो कि वो आगे अगर क्रिकेट मैच खेलता है तो वो कितने मार्क्स, कितने स्कोर वो अचीव करेगा किसी क्रिकेट मैच में? नहीं कर सकते हम प्रेडिक्ट। हाँ, ये बता सकते हैं कि उसने कितने मार्क्स, कितने स्कोर इस मैच में बनाए, कितना उसने कितने उसके वो थे, आउट आउट कितने किए उसने, जो भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। या अगर हम चंडीगढ़ पुलिस का डेटा लें तो कितने चलान हुए, ठीक है।
किस डेट में। तो इन्फ्रेंशियल डेटा क्या करता है, जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जहां पे हमने फाइंड करना है कि प्रेडिक्शन, कि फर्दर प्रेडिक्शन क्या होगी। ठीक है, दो चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। बस की पॉइंट्स नोट करते जाना साथ साथ, ताकि आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। अब दोनों में हमने समझ लिया, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। हम जैसे डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे मीन देख लिया उसका, मीडियन देख लिया उसका, मोड देख लिया, है ना। चलो ये तो होगी थोड़ी बोरिंग टाइप की बात है कि हमने मीन मोड मीडियम तो ये सब कुछ फाइंड किया हुआ है। पर मशीन लर्निंग में इसको कहाँ पे यूज करेंगे हम, या अपने जो हम काम कर रहे हैं एआई का, उसमें इसको कहाँ यूज करेंगे। मान लो ये अपने पास डेटा है सारा, ध्यान से देख लो, समझ लो इसको। इसकी हमने स्टडी करनी है डेटा की, इसके अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है, तो वहां पे हम मीन मोड मीडियम को यूज करेंगे वो डेटा को फिल करने के लिए। ठीक है, वहां पे हम वेरिएबिलिटी थिंग्स यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लाइक रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन को यूज करेंगे। अब ये वाली फोटो देखो, इसके अंदर क्या बताया गया है। मीन मोड मीडियन तो आती होंगे आपको कैलकुलेट करनी, फिर हल्का सा रिवाइज करेंगे हम। और यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि एक पॉपुलेशन है, हम इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग अवर मॉडल विद द होल पॉपुलेशन, हम उसमें से सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल को कलेक्ट करेंगे, सैंपल कैसा कलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो जाए, ताकि अपना मॉडल जो है वो बेस्ट बन जाए। ठीक है, जैसे हमने जीपीए, आप जीपीए कैलकुलेट करते हो, है ना, वो भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। वो इन्फ्रेंशियल नहीं है। इन्फ्रेंशियल क्यों नहीं है वो, क्योंकि उसके अंदर आप फर्दर को प्रिडिक्शन नहीं बता रहे कि किसी बच्चे के कितने नंबर आएंगे, कोई इन्फ्रेंस नहीं कर रहे आप नॉलेज को, उसके अंदर जस्ट हम कैलकुलेशंस हैं, उसी को आप किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अब जो बोस्टन डेटा सेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्राइम किसी एरिया का, जैसे हमने मान लो किसी एरिया में घर लेना है, तो उस एरिया में क्राइम रेट कितना है, ठीक, उस जोन कितने हैं उसके अंदर बने हुए, किस एज के लोग रहते हैं, डिस्टेंस कितना है मेन रोड से, टैक्सेस कितने हैं वहां पर, प्राइसेस कितने हैं, रोड से कितना दूर है वो, पॉपुलेशन कितनी है वो वहां की, है ना। ये सारी चीजें ऐसे एट्रीब्यूट से डिफरेंट करता है। अब जब हम बात करते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो वहां पे हमने एक पिछली बार भी बनाई थी, हमने हमने एक कोरिलेशन, ये नमपाई यूज करके भी हमने, इसको पांडा यूज करके भी बनाई थी, और इसको हमने जो अपना प्लॉटिंग वाले लाइब्रेरीज हैं उसको यूज करके भी ये हमने बनाई थी। इसके अंदर हमने क्या दिखाया था, इसमें हमने इनका कोरिलेशन दिखाया था आपस में, कि अगर किसी एरिया में क्राइम है तो वो नेगेटिवली रिलेटेड होगा प्राइस के साथ। जैसे प्राइस है, प्राइस के साथ इसका क्या रिलेशन है, देखो प्राइस, प्राइस का क्राइम के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, नेगेटिव, नेगेटिव को रिलेटेड है। अगर किसी एरिया में जो है क्राइम ज्यादा, तो उसमें प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रोड से डिस्टेंस इस एरिया में ज्यादा है, रोड से डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा, मेन रोड से कनेक्टिविटी अगर कम है तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज हैं, ये हम कितने टाइप्स की होती हैं फर्दर, ये हमने अभी क्या समझा था, डिस्क्रिप्टिव और
जो स्टैटिस्टिक्स है ये दो तरह का है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। ठीक है, अब आगे हमने देखना है कि इसकी स्टडी, टाइप ऑफ स्टडीज। एक होती है सैंपल स्टडी, एक होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सैंपल स्टडी क्या होती है कि हमने डेटा जो है अपने पास बहुत थोड़ा है, हमने पूरा पूरा सैंपल उठाया और उसको प्रोसीड कर दिया एक सैंपल डेटा सेट के साथ, है ना। ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल के अंदर क्या होता है कि हमने कुछ उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस लगाई, हमने अपना कुछ इंजेक्ट नहीं किया। ऑब्जर्वेशनल study is a study where we simply collect and analyze data. We just collect the data and we analyze the data. We are not going to be inject any changes and we just observe the correlation in the data. Okay, इसके अंदर आपस में क्या है, ये उसकी स्टडी है, फर्दर स्टडी, नेक्स्ट स्टेप हो गया इसकी स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर क्या है कि किसी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर उसको डेटा को हमने किसी कंट्रोल कंडीशन के अंदर हमने उसको किसी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जैसे कोई लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया या किसी जगह के ऊपर कोई हमने डेटा के ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ किसी तरह के कुछ ऑपरेशन लगाए, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल। इसको डिटेल में करेंगे हम। सैंपल स्टडी क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उन सबका कुछ ना कुछ ब्लड शुगर लेवल होगा, है ना। तो हमने उसमें से सैंपल चूज कर लिया जिससे हमारी कंप्लीट कवरेज हो जाए। ठीक है, और ये सैंपल रिप्रेजेंट करेगा सारी पॉपुलेशन को, सारी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इसमें से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं कि एवरेज ब्लड शुगर लेवल क्या होगा इसका। ठीक है, ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है, जैसे कि हमने सैंपल डेटा सेट ले लिया। सैंपल डेटा सेट क्या हो गया, एक रैंडम बेसिस के ऊपर हमने ले लिया। कोई भी हमने मान लो 3 बंदे उठाए अलग अलग कैटेगरी के, एक बच्चा उठा लिया, एक हमने मिड एज का बंदा ले लिया, एक हमने ओल्ड एज का पर्सन ले लिया, उसको उठाया और कर दिया। पर ये जो डेटा है ये हो सकता है गलत हो, क्या पता उस बंदे की फास्टिंग शुगर कैसी है उसकी, मतलब लक बाय चांस की बात है कि डेटा जो है वो गलत आ जाए किसी तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर क्या करते हैं, हम इसको पहले तो ड्रॉ करते हैं स्कैटर ग्राफ के ऊपर। अब इसके अंदर जो आउटलेड पर्सन हैं, जैसे मान लो कि कोई बंदा है जो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कर रहा है और उसका ब्लड शुगर हाई रहता है, तो वो आउटलेयर हो गया। अब कोई ऐसा बंदा है जो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता और उसका ब्लड शुगर जो लेवल है वो भी डाउन है, तो ये तो आउटलेयर हो गए ना, एक्सेप्शनल केसेस हो गए। तो हमने ये नहीं कवर करने। हम किस तरह के केसेस करेंगे ऑब्जर्व, यहाँ पर मेजर ऑफ द डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हों। कैसे, जितनी भी पॉपुलेशन है हमने इनके ये स्कैटर ग्राफ के ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जो दोनों एक्सिस को टच करती हो। ये लाइन का बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये लाइन किस तरह की लाइन होगी, ये लाइन इस तरह की लाइन होगी कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स में से ये क्रॉस करे। तो ये लाइन क्या बताएगी, ये लाइन क्या बताएगी, ये बताएगी कोरिलेशन, डिक्लाइनिंग है ना, कोरिलेशन है कि ब्लड शुगर लेवल कम होता जाएगा अगर वो बंदा फिजिकल एक्सरसाइजेस ज्यादा कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर दिया इसने, इन्फ्रेंशियल नॉलेज दी हमें। इन्फ्रेंस क्या दिया, इन्फ्रेंस क्या दिया इसने कि ब्लड शुगर जो है वो कम होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, ये होगी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्व किया हमने डेटा को, पर इसके अंदर कुछ और अपनी तरफ से इंजेक्ट नहीं किया इसमें। ठीक है, इसमें हमने सैंपल में क्या किया था, सैंपल ले लिया रैंडम, कोई भी सैंपल उठा के ले लिया हमने अपनी मर्जी से। वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो डिपेंड करता है लक के ऊपर।
इसको करेंगे डिटेल में एक्सपेरिमेंटल। पॉपुलेशन एंड सैंपल टेक्निक्स। सैंपल हमने कर लिया, सैंपल का हमने देख लिया था, है ना, कि ऐसे करके हमने ले लिया, रैंडम सैंपल ले लिया। अब सैंपलिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं? मान लो कि हमने सैंपल ही कलेक्ट करना है, तो सैंपल कैसे कैसे लेंगे, ठीक है। फर्स्ट की ये फर्दर टेक्निक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स, कि हमने कोई भी एक सैंपल उठाया रैंडमली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। मेजरली जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं दो तरह की होती हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। हमने नॉन प्रोबेबिलिस्टिक नहीं करनी है, हमने प्रोबेबिलिस्टिक करनी है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी हो। सैंपल रैंडमली टेक्निक्स क्या बता रहा है कि सैंपल को कैसे लेना है। सिंपल रैंडम टेक्निक क्या बोलती है? वेरी सिंपल, इट इज सेइंग वेरी सिंपल, कि कोई भी डेटा जो है कंपनी में, जैसे कोई सर्वे हुआ है, कोई भी डेटा उठाओ और उसको रैंडमली पिक कर लो किसी भी लार्ज पॉपुलेशन पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो बायास्ड नहीं होगी, बायास्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे कि किसी ने मतलब अपनी मर्जी से कोई चॉइस कर ली, वो नहीं होगी। इसके अंदर रैंडम डेटा आएगा तो इसको मानते हैं कि इसकी शायद कुछ एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉय सर्वे इन्हें कंपनी के अंदर और क्या क्या जैसे कर सकते हैं, कि जैसे किसी कंपनी का हैप्पीनेस इंडेक्स है या वो चेक कर सकते हैं, या किसी की सैलरीज का हम कुछ सर्वे कर सकते हैं, या एम्प्लॉयज कितने छोड़ के गए उसका कर सकते हैं। तो उसमें से हमने जो डेटा लिया है वो बैलेंस्ड लिया है। बैलेंस्ड होगा डेटा। बैलेंस्ड क्यों होगा वो डेटा? बैलेंस्ड क्यों होगा? क्योंकि हमने कहीं से भी कोई डेटा उठा लिया कुछ का, जैसे मान लो कोई फ्रूट है, उसमें से हमने कोई सैंपल कलेक्ट कर लिया, हमने रैंडमली कहीं से भी आंखें बंद करके एक पिक कर ली, तो हम उसको क्या मानते हैं कि ये बायास्ड नहीं है, किसी ने सोच समझ के नहीं लिया, ये राइट पार्ट ले लिया उसने। उसने कहीं से भी कोई सैंपल ले लिया, उससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये कितना, ये एक्यूरेट होगा काफी हद तक, ठीक है। उसके बाद हमने, ये सिंपलेस्ट है, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं हमें चाहिए होती, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। हमने सिंपल बस उठा लिया, कोई कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई डोमेन की नॉलेज नहीं चाहिए, ना डाटा की कोई नॉलेज चाहिए कि डेटा किस तरह का है, कैसे है, सैंपल उठाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। पर इसके अंदर क्या एरर्स क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले जो एरर इसके अंदर आता है कि जो साइज है, आपको अगर रैंडमाइजेशन करनी है तो साइज आपको काफी बड़ा लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक वेरी बिग अमाउंट ऑफ साइज। अगर आप छोटा लोगे साइज तो उसकी उतनी ही एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने मान लो सैंपल लिए, बहुत कम चांसेस हैं, पर स्टिल देयर आर चांसेस कि जो डेटा है वो फिर भी बाय अननोइंग, अपनी अपनी मर्जी के बिना वो बायास्ड आ गया डेटा, गलती से जो सैंपल है वो इतना एक्यूरेट या रैंडमाइजेशन नहीं थी उसके अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर किसी नॉलेज के साथ वो डेटा अपने पास आ गया, ठीक।
समझ आ गया ना? समझ आ रहा है कुछ? हम्म। सैम्पलिंग का नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसके अंदर जो एरर थी, इसके अंदर जो इसके शॉर्टकमिंग्स थी, कॉन्स थे, कि जो डेटा गलती से हमारे पास गलत डेटा भी आ सकता है। तो इसको निकालने के लिए, सिर्फ ये कॉन्स को निकालने के लिए नेक्स्ट टेक्निक बनाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या कहती है कि मान लो अपने पास डेटा है पूरी क्लास का, उसमें से हमने मेथड लगा दिया कि 10th वैल्यू पिक हो जाए। अगर 10,000 का डेटा है तो उसमें से 10th जो वैल्यू है, 10th जो वेक्टर है या कोई भी डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, वो पिक हो जाए। उसको उठाया हमने, उसको सैंपल में ले लिया। ठीक है, ऐसे करके हमने एक अपना सैंपल डेटा सेट बना लिया। ये सैंपल डेटा सेट बनाना तो प्री प्रोसेसिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी फर्स्ट पॉइंट है। सबको थोड़ा सा आइडिया तो इसके बारे में होगा, है ना, इस चीज का। तो इससे क्या होगा, ये इसके अंदर भी सेम ही इसके फायदे हैं कि क्विक है, इजी है, लेस बायस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो डेटा है हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, कि हमने हर एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन में से हमने कुछ 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 अमाउंट ले ली। ठीक है, पर डेटा अगर बाय चांस मैनिपुलेटेड है, अगर किसी को पता है कि ऐसे सैंपल हम ले रहे हैं, तो जैसे मान लो कि कोई, हमने पता करना है कि इंडिया के अंदर कितने गरीब हैं। मान लो डेटा बनाने वाले ने ही बाय चांस गलती से या जानबूझकर 10th डेटा जो है वो रिच पर्सन्स का रख दिया, और जब कलेक्शन की डेटा की तो उसमें से निकल के आया कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो तो इतना कम नहीं है, काफी ठीक है पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। पॉवर्टी इंडेक्स सॉरी, ज्यादा ज्यादा नहीं है, वो कम ही है। पीपल जो है वो मिड में ही है, मीडिया ऊपर है वो। तो वहां से जो है इंफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी, गलत निकल के आएगी। अगर डेटा को इस तरह से सॉर्टेड रखा गया है या मैनिपुलेट किया गया है डेटा को कि उसके अंदर रैंडमाइजेशन आ ही नहीं रही, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर जो अगर इसको यूज भी करना है ना, तो डेटा को पहले रैंडमाइज करना पड़ेगा हमें। डेटा को मिक्स करना पड़ेगा। जैसे स्लिप्स है ना, स्लिप्स किसी बाउल के अंदर पड़ी हैं, उसमें से हमने पिक करनी है स्लिप्स। अब बाई चांस हम ले रहे हैं एवरी 10th स्लिप ले रहे हैं, आप किसी के सजेशंस की, तो किसने पहले ही जो स्लिप्स हैं किसी ऑर्डर में रखी हुई हैं, कि पहले सबसे अच्छा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, जो 10th वाली है वो सबसे कम वाली है, फिर सबसे अच्छा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे कैटेगरिकल ऑर्डर के अंदर उसने रख दिया। उसके अंदर क्या होगा, अपनी जो आउटपुट है वो गलत आ जाएगी। ठीक है, हाँ, इसके अंदर क्या होगा, पॉपुलेशंस के कोई पैटर्न नहीं बनेंगे। जो हम मेन डेटा सेट है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं ना, उसके अंदर क्या होगा, उसके कोई पैटर्न्स नहीं बन पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद इसको ठीक करने के लिए नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर ली हमने। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या है स्ट्रैटिफाइड का? सबसे पहले हम इंग्लिश मीनिंग ही देखते हैं, उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटिफाइड का इंग्लिश मीनिंग क्या है? स्ट्रैटिफाइड, इंग्लिश मीनिंग बताओ उसका। नहीं, चलो कोई नहीं, इसके बीच में समझ में आ जाएगा अगर नहीं पता तो।
अरेंज्ड कह सकते हो संजय, ठीक है, अरेंज कह सकते हो उसको। जैसे लेवल वाइज डिवाइडिंग नहीं होती कि लेवल वाइज डिवाइडिंग कर दी हमने, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ऐसे किसी तरीके से कोई अरेंजमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटिफाइड। और हर एक ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा बोल देते हैं। जैसे मान लो कि हमने डेटा जो है, जो पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड कर दिया इस ग्रुप्स के अंदर, है ना। एक एग्जांपल लो कोई, जैसे कि हमने ब्लड शुगर लेवल चेक करना है पॉपुलेशन का, और उसमें हमने ब्लड शुगर लेवल कैसे चेक करना है, ब्लड शुगर लेवल कैसे चेक करना है, कि उसको हमने डिवाइड कर दिया कि 10 एज तक जितने मेल्स हैं उसको अलग ग्रुप में रख लिया, जो फीमेल है उसको अलग रख लिया। फिर उसके बाद एज 11 से लेके एज 20 तक जितने भी मेल है उनको अलग रख लिया, फीमेल है उनको अलग रख लिया। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके हमने स्ट्रेटास बना लिए। कितने स्ट्रेटास बन जाएंगे, अराउंड मान लो कि 60 70, सॉरी, हाँ 24 के अराउंड स्ट्रेटास बन जाएंगे इसके, ठीक है। उसमें से हमने एक एक दो दो पॉपुलेशंस उठा के सैंपल में रख ली, ठीक है। फिर उसका क्या बन जाएगा, हमारे पास सैंपल डेटा सेट बन जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे कि सारे तरह के डेटा जो हैं, सारे तरह का जो पर्सन्स हैं वो अपने डेटा के अंदर आ जाएंगे। हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रिसीजन है वो काफी ज्यादा हाई होगी इसके अंदर, है ना। पर इसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हमें बताने ही पड़ेंगे। इस तरह की पॉपुलेशन जिसको हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते, वहां पे ये नहीं लगेगा। और ओवरलैपिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो कि 10 साल का बच्चा है, हमने दो डेटा सेट्स उठाए, 10 साल के बच्चे की ब्लड शुगर लेवल एक्स है तो दूसरे का भी एक्स ही हो, हमने दो लिए तो ओवरलैपिंग होगी डेटा सेट्स की, ठीक है। जो नेक्स्ट अप्रोच है वो इसी का ही एक वर्जन है, स्ट्रेटिफाइड का। इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्लस्टर सैम्पलिंग बना दी। है ये स्ट्रेटिफाइड ही, पर इसके अंदर इसको नाम दे दिया क्लस्टर्स का। क्लस्टर्स का नाम क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रैंडमाइजेशन लगा दी, ठीक है। इसके अंदर क्या किया था, डेटा को पिक किया, जब सब डिविजन तो कर दी, सब डिविजन ऐसे छोटे 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 सब ग्रुप्स बना दिए। जब सब ग्रुप्स में से डेटा को कलेक्ट किया गया तो सिंपल रैंडम उसके ऊपर लगा दी, ये वाली जिसको हम सबसे अच्छा मान रहे थे स्टार्टिंग से ही, कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मिला दी। तो उसका फायदा क्या हुआ, हमारे पास सिंपल रैंडमिंग टेक्निक भी आ गई, और उसके बीच में हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम अप्रोच भी आ गई। इन दोनों अप्रोचेस को हमने सबसे अच्छा माना था अभी तक, तो दोनों का इसके अंदर मिक्स आ गया। तो उससे क्या होगा कि दोनों के एडवांटेजेस आ गए, पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हमें बताने ही पड़ेंगे। तो क्या डिसएडवांटेज है कि कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन पॉपुलेशन विदाउट नेचुरल ग्रुप्स, जिसके अंदर कुछ ग्रुप्स है ही नहीं सेम, वो इसके अंदर भी रह गई है, अगर ग्रुपिंग ही नहीं कर सकते तो है। ओवरलैपिंग की इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लो कि अगर 10 ईयर्स के बच्चे का सबका ही ब्लड सैंपल जो है वो सेम ही है, अब हमने हम दो सैंपल उसमें से ले लिए, अब सबका ही सेम है, तो ओवरलैपिंग भी हो सकती है उसके अंदर। हम इसके अंदर कोई जनरलाइजेशन इंसाइट नहीं दे सकते, ठीक है। बस ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर थर्ड जो अपना रह गया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। पहले तो अब तक का जितना किया है उसको बताओ कि सही है, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि तीन टेक्निक्स हैं मेन, अगर हमने डेटा को कलेक्ट करना है। थोड़ा सा वापस जा रहे हैं हम। पहले तो है अपनी सैम्पलिंग स्टडी, है ना, कि उसका सैंपल कैसे लेना है। फिर हमने उसका देख लिया कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी कैसे है, कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम किसी डेटा को। इसको कैलिब्रेट भी बोल सकते हो आप, क्या हमने किसी तरह से इसको कैलिब्रेशन में ले लिया डेटा को, ठीक है।
फिर एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल क्या करता है कि हमने कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर हमने कोई कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ इंजेक्ट नहीं किया, पर इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ इसके अंदर इंजेक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंजेक्ट तो नहीं बोल सकते, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया खुद ही। अब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने। एक को तो हमने कहा कि आप हेल्दी खाओ, हेल्दी लिविंग चूज करो, और आप एक साथ में एक्सरसाइज भी करो। उसके बाद हमने दूसरे पर्सन को बोल दिया आप नॉर्मल, जो अपना अनहेल्दी है, जंक खाओ, और आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मिनिमम से मिनिमम एक्सरसाइज करनी है आपने, ठीक है, फिजिकल एक्सर्शन। फिर इन दोनों में से हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने एक डेटा सेट बनाया, फिर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल फॉर ब्लड शुगर लेवल, जो हमने पहले की थी ना वो वाली। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेते हैं खत्म। अब हमने जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, हमने इसको बना लिया डेटा सेट को, उसमें से सैंपल डेटा सेट हमने बना लिया, अपना इतना काम हो गया कि हमने, हमारे पास एक डेटा सेट था, उसमें से हमने सैंपल किसी एक तरीके से हमने बना लिए। अब आपने देखा होगा कि अगर हमने डेटा सेट को उठाया है, उसके अंदर ना कुछ कुछ वैल्यूज जो हैं वो NaN होगी। याद है आपको, जब हमने ड्रॉप NaN किया था, याद है? किसी को याद है ड्रॉप यूज किया था हमने, किस में यूज किया था ये ड्रॉप? पांडा में किया था। अब पूरा पूरा नाम चाहे ना बोलो, जब बोल लो रिवाइज हो जाता है। प्लॉट क्या था, मैट प्लॉट में किया था हमने, सीबॉन में किया था, पांडास में किया था, या नमपाई में किया था? किस में किया था हमने ड्रॉप? हमने ड्रॉप किस में किया था? देखो ड्रॉप, अब किसी को नहीं याद आ रहा है तो कैसे सोचेगा वो, ड्रॉप कैसे करेंगे? जहां पे हमने डेटा फ्रेम कहीं पे बनाया होगा। डेटा फ्रेम किस चीज में बनाते हैं? डेटा फ्रेम्स किस चीज में बनाते हैं? पांडा में। तो पांडा में हमने ड्रॉप किया था, पांडा की हेल्प से हमने ड्रॉप किया था डेटा सेट से। हाँ, वेरी गुड। तो अब हमें पता लग गया कि जो अपना डेटा है वो कहीं ना कहीं पे NaN है। अब आप मेरी बात सुन के देखो। ओ वेरी गुड, सो एंजॉय। डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप Na, वेरी गुड। तो ड्रॉप कब हम करते हैं? हाँ, अकेला ड्रॉप भी होता है और ड्रॉप Na भी होता है। ठीक है, ड्रॉप Na के अंदर क्या होता है कि सिर्फ Na वाले कर दो। ड्रॉप के अंदर होता है कि हमें उसका बताना पड़ेगा अभी कौन सी चीज, कौन सा एट्रीब्यूट हमने ड्रॉप करना है। ठीक है, बस इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन याद रहे ना, तो बाकी तो हम अपना एल्गोरिथम बना लेते हैं। चलो अब देखो कि डेटा अपना खाली है, उसके अंदर हमने डेटा डालना है। तो वो कैसे डालेंगे? वो हम इन मेथड से डालेंगे, मीन, मीडियम या मोड से फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमारे पास डेटा है 100 का, 100 का डेटा है, और उसमें से 5 या 10 कॉलम्स जो हैं वो खाली हैं, तो उस केस में के अंदर, और कुछ के जो एंट्रीज हैं वो ही खाली हैं, बस बाकी एंट्रीज उसके अंदर हैं, पर्सन की, जैसे मेल, फीमेल, उसका जेंडर, उसकी एज, सब कुछ है, और कुछ की चीज जो है वो वहां पे नहीं लिखी हुई। तो उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ मोड, मीडियन एंड मीन। बस अब गेम क्या रहेगी कि इनको कहाँ पे यूज करना है। कहाँ पे यूज करने से पहले थोड़ा सा हमें इन्हें रिवाइज भी करना पड़ेगा। भी मीन होता क्या है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? सेंट्रल टेंडेंसीज है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जैसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का सेंट्रल, सेंटर पता कर लो, ताकि हम खाली वैल्यू को फिल कर सके। ठीक है, a measurement of central tendency is a value that represents the center point, like your GPA. In GPA, what we do, we apply various operations like mean, median, and mode to observe our data. ठीक है, it also provide the summarization of the data, summarization also.
वी अप्लाइड वन ऑपरेशन लाइक स्टैट। किसमें किया था वो स्टैट नाम का ऑपरेशन, जिसके अंदर उसका सारा कुछ डेटा सेट की जो थी मीन मोड मीडियम सब कुछ आ गया था अपने आप। इसमें किया था नंपाई में या पांडा में, और उसका नाम क्या है मेथड का? स्टैट नाम का एक फंक्शन किया था, मेथड यूज किया था, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे मोड मीडियन। हाँ नाम बताओ। वेरी गुड। डिस्क्राइब। यस। डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब। इससे क्या हो गया था, इसका सारा जो चैट अपने आप, चैट बोल गया, चार्ट जो था अपने आप बन के आया था, जिसके अंदर जो अगर बॉस्टन डेटा सेट है, या अगर अपना अपने इसको डायबिटीज के ऊपर लगाया था, उसके डायबिटीज का सारा जो डेटा सेट है वो अपने आप ही मीन मोड मीडियम 25%, परसेंटाइल 20%, और 20 सॉरी 75% में अपने आप ही चला गया था वो, है ना। तीन टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं हम। फर्स्ट है मीन, सेकंड है मीडियन, दूसरा है मोड। चलो, मीन को कैसे फाइंड करते हैं हम? जितनी भी अपने पास वैल्यूज हैं, मान लो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है, सबको प्लस कर दो। जितनी वैल्यूज हैं उसे डिवाइड कर दो, 5 वैल्यूज हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, सबको प्लस कर दिया, ये इसका मीन आ गया। अगर डेटा सेट के अंदर कुछ भी खाली है तो हम इससे करेंगे। और मीन की डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ये है। मीडियन, मीडियन इज व्हाट, कि मिडिल वैल्यू फाइंड कर लो। मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को जो है सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉर्ट करना पड़ेगा, बड़ा आसान है। सॉर्ट कैसे करते हैं हम? सॉर्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं हम पांडास में या नमपाई में? सॉर्ट नमपाई में, पांडा में भी कर सकते हैं। वेरी गुड सृष्टि, नमपाई में किया था हमने। क्या नाम है मेथड का? एनपी डॉट सॉर्ट, यही था। ठीक है, एनपी डॉट सॉर्ट। चलिए जी, हमने सॉर्ट किया, हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, अपने आप हमें सेंटर वैल्यू दे देगा। अगर तो ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो कोई इशू है ही नहीं है, सेंटर वैल्यू उठा दो। पर अगर ओड वैल्यूज अपने पास नहीं है, इवन है वैल्यूज, तो क्या करेंगे, सेंटर की जो दो वैल्यूज हैं उनको उठाओ, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उसका मीडियन आ जाएगा। मोड भी बस ऐसा ही होता है। मोड के अंदर क्या है कि जो चीजें, जो वैल्यूज बार बार सबसे ज्यादा रिपीट हुई हैं, उसको हमने ले लेना है। जैसे 160 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया, तो हमने 160 जो है उसको मोड ले लिया। ठीक है, यही होता है ना मोड, जो रिपीट हो रहा है बार बार। अब इनको यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे और क्यों करेंगे? तीन चीजें। अब डेटा है, उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हमने फिल करना है ना। जब हमारा जो डेटा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे पूरा कर्व बना हुआ है, ऐसे होता है ना भाई। एक मिनट, इस तरह बाइनोमियल पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये बनानी प्रॉपर, पर इसको ऐसे मानो तो हम उस केस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि अगर तो यूनिफॉर्म है डेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम मीन से रिप्लेस कर दें। ठीक है, मीन से उसको रिप्लेस कर देंगे।
ठीक है जी। अगर जो अपना डेटा है वो स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यू है या लाइट है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो डेटा है उसको हम मीडियन में रखेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? जिसको मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन है ज्यादा वो बता पाएगा इसका आंसर। जहाँ पे मीडियन इज ग्रेटर देन मीन होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे हम मानते हैं कि डेटा जो है वो अपना स्क्यूड है। तो डेटा तो ऑलरेडी इस साइड को पहले शिफ्ट हुआ हुआ है, उसको मीडियम में लेके आना है ना। अगर उसको मीन में लेके आओगे तो और ज्यादा वो शिफ्टेड हो जाएगा, क्योंकि मीन तो पहले ही ज्यादा है। तो इसलिए वहां पे हम मीडियन ऐड करेंगे जो नल वैल्यूज हैं, ताकि डाटा जो है वो थोड़ा यूनिफॉर्म भी हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। मोड कहाँ पे यूज करेंगे? कैटेगरिकल डेटा के अंदर। ये म्यून एंड मीडियन कहाँ पे यूज करेंगे? ये कहाँ पे यूज करते हैं ज्यादा हम? न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। नोट कर लो जो पॉइंट, इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा जो होता है अपना, न्यूमेरिकल डेटा का दूसरा नाम क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर इसको ज्यादा यूज करेंगे हम। और मोड ज्यादा कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है अपने पास, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है ज्यादा, और अपने पास यहाँ पे कैटेगरीज है, क्वालिटीज हैं, वहां पे हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहाँ पे डेटा स्क्यूड है ऑलरेडी पहले से, लेफ्ट और राइट। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब हमने डेटा को फिल भी कर लिया, अब उसके बाद कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके अंदर डेटा, जैसे कि उसकी रेंज फाइंड करना, उसकी वेरिएशन, वेरिएंस फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। ये हम क्यों करते हैं फाइंड? रेंज, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों फाइंड करते हैं? जानवी मैंने पहले ही बताया था कि जो लिखना है लिख लो, पीपीटी नहीं शेयर करेंगे हम। डेटा को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और। क्या इन्फर करेंगे इसमें से हम? इन्फर क्या करने वाले हैं? परफॉर्मेंस। चलिए ठीक है, देखते हैं। रेंज, रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल वैल्यूज। कि एक डेटा जो है, कोई डेटा ये वाला ले लो, इसमें जो लार्ज वैल्यू है 160 है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है 174 है, जो स्मॉलेस्ट है 160 है, दोनों का डिफरेंस कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? रेंज पता लग जाएगी हमें। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला है। और वेरिएंस कैसे फाइंड होती है? वेरिएंस फाइंड होती है मीन से। हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन रीड आउट करें। वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ फार ईच नंबर इज द सेट इज फ्रॉम मीन एंड देयरफॉर फॉर एवरी अदर नंबर इन द डेटा सेट। ये हमने जो डेटा है उसकी यूनिफॉर्म उसको बनाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई की। वेरिएंस से क्या होगा, जो डेटा है उसका मीन पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट किया, उसको हमने वेरिएंस से
सॉरी, जो ईच डेटा पॉइंट्स है उससे माइनस कर दिया, उसको माइनस कर दिया ताकि वो उसका जो इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस है वो आ जाए उसके अंदर, कि डाटा अगर ज्यादा वेरी कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो वो डाटा एक जैसा हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। वेरिएंस लगा दी। डिवाइड बाय वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मीन, एक एक डाटा पॉइंट्स उठाओ, उसमें से मीन को माइनस करो, स्क्वेयर करो, आपस में एडिशन करो, डिवाइड बाय 5। फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, वेरिएंस का भी स्क्वायर रूट कर दो, तो वो क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है वो। बताओ आगे भी ये कराया जाए, ये टॉपिक्स कवर करें, परसेंटाइल एंड क्वांटाइल, या भी हल में करनी है? अभी यही वाला रिवाइज करना चाहते हो कुछ? करो रिप्लाई चैट विंडो में। चलो कोई एक बच्चा अनम्यूट करो और बताओ कि परसेंटाइल क्या होता है। अच्छा, रिवाइज करना है सबने? ओके, चलो करो, फिर रिवाइज करो। ये सारे टॉपिक्स लिख लो, इनको रिवाइज करो। और इसका भी मुझे जो होमवर्क है कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसका क्या यूज होगा अपने मशीन लर्निंग में? व्हाट इज द यूज ऑफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी? अरे क्या होगी, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये यूज होता है?